हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ सिंह है और मैं एम.एड. आई.टी. सेकेंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। आज हम लोग कॉमन पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन पेपर कोड MCP 203 जिसकी थर्ड यूनिट बिल्डिंग्स इंक्लूजन स्कूल उसकी सब यूनिट है 3.3 टीचर्स एज चेंज एजेंट के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में शिक्षा के द्वारा ही परिवर्तन के सभी कारक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जिसमें पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, क्रियाएं, शिक्षण विधियां, मापन एवं मूल्यांकन, बालक, अध्यापक आते हैं। संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का आधार स्तंभ शिक्षक ही है। इसीलिए शिक्षक एवं शिक्षार्थी को प्रमुख मानते हुए जॉन एडम्स ने शिक्षा को दोमुखी प्रक्रिया कहा है। आशय यह है कि इसमें बताया गया है कि शिक्षक ही ऐसा एकमात्र व्यक्ति है जो बालक के जीवन में प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे वो किसी के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके हो या शिक्षण की तकनीकी या शिक्षण की विधियों में परिवर्तन करके हो या मूल्यांकन करने के परिवर्तन से संबंधित कार्य जो होता है वो शिक्षक करता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा गया है कि वैश्विक समाज में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है तथा राष्ट्र के आधार स्तंभ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के समानता का भाव रखते हुए राष्ट्र का निर्माण करता है। कथन का आशय है कि शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्र के निर्माण का एक पौधा तैयार करता है। क्यों? क्योंकि एक छात्र ही ऐसा होता है जो आगे चल के उस देश का भविष्य बनता है और छात्र को पढ़ाने लिखाने का जो कार्य होता है वो शिक्षक के हाथों में होता है। इसीलिए शिक्षक को ही राष्ट्र का या समाज का आईना कहा जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि बालक जब प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश लेता है तब वह अबोध होता है, लेकिन एक अध्यापक एक अभिकर्ता की भूमिका निर्वहन करता हुआ उसे अबोध बालक को शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक रूप से विकास की दिशा में परिवर्तन हेतु ले जाता है। कथन का यदि आशय हम एक शब्द में समझें तो इसमें कहने का आशय है कि जो बालक प्राथमिक कक्षाओं में आता है वो एक कच्चे घड़े के समान होता है। उसमें एक शिक्षक ही उसे अपना आकार दे करके उसे पकाता है, अर्थात बालक को यहाँ पर कोरी स्लेट माना गया है और अध्यापक ही उसमें अपने इच्छा अनुसार ज्ञान का भंडार को उसमें भरता है। अगला पॉइंट है, शिक्षक का संबंध केवल शिक्षार्थियों को शिक्षा देना ही नहीं है, बल्कि वह अपने विद्यार्थियों को हर मोड़ पर राह दिखाते हुए एक एजेंट की भूमिका का निर्वहन करता है। कथन का आशय यह है कि केवल मात्र उन्हें छात्रों को शिक्षा दे देना ये शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षक एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है बालक के विकास में, वो चाहे किसी भी मोड़ पर हो। बालक के चाहे वो मोटिवेशन में हो, बालक को कोई चीज़ की जानकारी देना हो या अपने करियर का चुनाव करना हो या किस दिशा में जाना है, उन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं शिक्षक की जो एक भूमिका होती है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो शिक्षक रहे हैं उनका प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक क्या क्या रूप में परिवर्तन आता रहा है। तो यदि हम प्राचीन काल में देखते हैं तो इसमें लिखा गया है कि प्राचीन काल के अध्यापक आमतौर पर अपने शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पहलुओं को ध्यान रखते थे। उनका उद्देश्य छात्रों को न केवल विद्या प्राप्त करना होता था, बल्कि उन्हें सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध बनाना था। उनके पास ज्ञान, अनुभव और धैर्य की गहरी भूमिका होती थी। आशय यह है कि प्राचीन काल में गुरु ही ऐसा एक व्यक्ति होता था जो बालक के संपूर्ण या पूरे जीवन पे नियंत्रित रखता था जब तक वो गुरुकुल में रहता था या जब तक वो गुरु के समीप रहता था। उसमें देखा जाए तो एक निरीक्षक के रूप में, एक संरक्षक के रूप में जो गुरु होता था वो बालकों को रखता था और उस समय जो गुरु की छवि थी वो समाज में श्रेष्ठ होती थी। बालक के उसके चाहे वो किसी भी क्षेत्र के विकास करना हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र से हो, चाहे वो नैतिक क्षेत्र से हो, अनुभव हो, धैर्य हो या समाज के बारे में जानकारी लेना हो, इसमें सभी प्रकार की जो शिक्षा होते थे वो गुरु देते थे। उस प्रकार के गुरु उस समय इसी प्रकार के गुरु होते थे जो बच्चों के अपने सर्वांगीण विकास पर चाहे हर एक क्षेत्र में उनकी देखरेख करते थे, उनका विकास करते थे। उन्हें समाज के प्रत्येक क्षेत्र में निपुण करना होता था। आगे हम लोग देखते हैं मध्यकाल में कैसा शिक्षा का
रूप होता था। मध्यकालीन शिक्षकों के स्वरूप विभिन्न समय और क्षेत्रों में अलग अलग था, लेकिन धार्मिक शिक्षा अधिकांश मध्यकालीन शिक्षक धार्मिक शिक्षा प्रदान करते थे, जो धार्मिक पाठ्यक्रमों के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भी सिखाते थे। कुछ शिक्षक और सामाजिक न्याय के विषय में शिक्षा प्रदान करते थे, जो समाज के सामाजिक सुधार और समृद्धि को प्रोत्साहित करने का काम करते थे। अब यदि हम मध्यकालीन की बात करते हैं तो हिस्ट्री के अनुसार यदि हम मध्यकालीन में जाएं तो 1712 से लेकर के वही अंग्रेज़ों के आने तक 1858 के बीच में रहता है। इसमें कहीं ना कहीं ये देखा जाता था कि सभी समाज का उदय हो रहा था, सभी समाज आ रहे थे, वो चाहे जैन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, तो सभी लोग अपने अपने धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे। इसमें जैसे कि हम लोग उदाहरण में ले लें कि जो गुरु नानक देव थे, जो 1469 से लेकर के 1539 तक इन्होंने क्या किया है, अपने गुरु सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया। शंकराचार्य 1783 से लेकर के 1820 के लगभग वो इस शिक्षा में आते थे। इसमें एक चीज़ और थी कि इस समय की जो शिक्षा थी वो धर्म की शिक्षा थी, और धर्म को अपने बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक धर्म इसमें अंधविश्वास, जादू टोना आदि प्रकार की शिक्षा का इसमें रखते थे। तो जो गुरु होता था इस प्रकार की शिक्षा को देते थे। जो धार्मिक गुरु होते थे वो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए धर्म की शिक्षा देते थे। तो कहीं ना कहीं मध्यकालीन में एक तरीके से धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार अधिक हुआ है। और यदि अब हम वर्तमान काल में बात करें तो शिक्षक न केवल ज्ञान को प्रदान करता है बल्कि वे छात्रों को संपूर्ण विकास में सहायता देता है। तकनीकी उपकरणों का उपयोग शिक्षा में बदलाव लाया है, और शिक्षक छात्रों को नई नई तकनीकी माध्यम के साथ अवगत कराते हैं। वे छात्रों को न केवल पाठ्यक्रम सीमाओं तक सीमित रखते हैं बल्कि उन्हें सामाजिक और आधारित दक्षता का भी विकास करने में मदद करते हैं। उपयुक्त कथन का आशय है कि जो वर्तमान समय में शिक्षक हैं वो एक सुविधा प्रदान करने, मतलब कि फैसिलिटेटर हैं के रूप में बच्चों के लिए योगदान देते हैं। आजकल के जो अध्यापक हैं वो अनेक प्रकार की तकनीकियों का उपयोग करके अपने छात्रों को अधिक से अधिक और आसान से आसान तरीके से सिखाने के लिए प्रयास करते हैं। उन्हें हर एक क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में उन्हें विकास करने में मदद करते हैं। न केवल धार्मिक शिक्षा या केवल पाठ्य पुस्तक का ज्ञान न दे करके सभी क्षेत्रों को ज्ञान देते हैं। आगे इसमें लिखा गया है, शिक्षक का स्वरूप प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक स्थिर नहीं रहा है। प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली थी जहां गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। मध्यकालीन में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह और मदरसे वगैरह जैसे संस्थाएं उत्पन्न हुई। ब्रिटिश शासन के दौरान विद्यालयों की स्थापना हुई और आधुनिक शिक्षा पद्धति की शुरुआत हुई। इसमें यही कहा गया है कि कहाँ हम लोग प्राचीन काल गुरुकुल से लेते हुए फिर हम लोग यूनिवर्सिटी मदरसे में आए, फिर यूनिवर्सिटी में आए और ब्रिटिश काल में विद्यालय में आए, और आज आधुनिक शिक्षा में हम लोग इस मुकाम पे आके पहुंच गए हैं कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। प्रत्येक छात्र उसको शिक्षा मिल रही है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्राचीन शिक्षा और वर्तमान शिक्षा में क्या अंतर रहा है, क्योंकि वहाँ से हम लोगों ने शिक्षक के रूप में तो देख लिया है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुआ है आगे हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग प्राचीन काल की शिक्षा से पहले प्रारंभ करते हैं। तो प्राचीन शिक्षा जो थी वो गुरुकुल प्रणाली थी। प्राचीन भारत में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, जहाँ विद्यार्थी अपने गुरु के साथ रहते थे और शिक्षा वहाँ पे प्राप्त करते थे। ये सभी को पता है कि जो गुरुकुल प्रणाली होती थी, एक वो गुरु के समीप वहाँ पर जा कर के ही रहना होता था और गुरु के छाया दृष्टि में अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करनी होती थी। अगला पॉइंट इसमें सेकंड पॉइंट दिया गया है कि वैदिक और धार्मिक शिक्षाएं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वेदों, उपनिषदों, धर्मशास्त्रों और अन्य धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान अर्जन करना होता था। प्राचीन काल में देखा जाए तो यही चीज़ें थीं कि हमें वेदों की शिक्षा दी जाती थी, उपनिषदों की शिक्षा दी जाती थी, या अस्त्र वगैरह सिखाया जाता था कि कैसे चलाना है। धार्मिक शिक्षा पर या ग्रंथ शिक्षाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता था। अगला पॉइंट थर्ड है कि सामान्य मौखिक शिक्षा। अधिकतर शिक्षण मौखिक रूप से किया जाता था, जिसमें स्मरण शक्ति और मौखिक परंपराओं का विकास होता था।
तो प्राचीन काल में देखा जाए तो ये होता था कि वहाँ पर मौखिक शिक्षा दी जाती थी। वो चाहे कोई भी सूत्र हों या कोई भी उपनिषद हों, उनको कंठस्थ कराया जाता था, उनको याद कराया जाता था। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत ध्यान। गुरु प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए और उनके व्यक्तित्व के समग्र विकास पर जोर देते थे। उपयुक्त कथन का आशय ये है कि इसमें ये होता था कि जो गुरु होता था वो प्रत्येक छात्र की जो शक्ति होती है, आत्मशक्ति के आधार पर उसे शिक्षा देता था। जैसे कि यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में जो थे, जैसे पांडव में थे तो अर्जुन को उन्होंने धनुर्विद्या सिखाई, परंतु वहीं पर भीम को देखा जाए तो उन्होंने उन्हें गदा शिक्षा दी, क्योंकि जो भीम का उस समय का जो कद काठी या उसका शरीर था वो बलिष्ठ था। तो ये गुरु डिसाइड करता था कि आप किस क्षेत्र में निपुण हैं या किस क्षेत्र में आपकी रुचि अधिक है। अगला पॉइंट 5वां है, इसमें दिया गया है सीमित विषय क्षेत्र। शिक्षा का दायरा मुख्यतः धार्मिक, दर्शन और साहित्य और कला तक ही सीमित था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अध्ययन सीमित था। इसमें कहा गया है कि जो प्राचीन काल की शिक्षा थी वो धर्म की शिक्षा या दर्शन की शिक्षा या किसी विशेष कला, गदा हो, धनुर हो, विद्या हो, भाला हो, या किसी एक विशेष पर्टिकुलर कला के क्षेत्र में दी जाती थी। विज्ञान या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। अगला पॉइंट है समाज में स्थान। शिक्षा का उद्देश्य समाज के उच्च वर्गों के लिए था, जिसमें एक विशेष वर्ग की उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते थे। इसमें कहा गया है कि जो उस समय प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार था वो उच्च वर्ग के था। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जैसे कि महाभारत में जो कर्ण थे वो एक दलित समाज से आते थे या एक नीची जाति से आते थे, तो उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। प्राचीन काल में मात्र और मात्र उच्च वर्ग के लोगों के लिए, क्षत्रिय ब्राह्मण लोगों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। अब हम लोग देखते हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी रही है या वर्तमान में शिक्षा कैसी है। तो आज की जो शिक्षा है, पहला पॉइंट है इसमें विद्यालय और विश्वविद्यालय प्रणाली। आजकल शिक्षा विद्यालयों, महाविद्यालयों में दी जाती है जो एक संगठित और संस्थागत रूप में है। ऐसा इसमें कहा गया है कि जैसे पहले गुरुकुल व्यवस्था होती थी, लेकिन आज क्या है, आज विद्यालय खुल गए हैं, महाविद्यालय खुल गए हैं, विश्वविद्यालय खुल गए हैं, तो एक ये संगठित हो गई है या संस्थागत हो गई है। कई विश्वविद्यालय हैं जो एक संगठन चला रहे हैं या संस्थाएं चला रही हैं, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट है विविध विषय क्षेत्र। आधुनिक समय में अनेक विषय हैं। आप गणित पढ़ सकते हैं, आप तकनीकी कर सकते हैं, आप विज्ञान क्षेत्र में जा सकते हैं, आप व्यवसाय क्षेत्र में जा सकते हैं। अनेक प्रकार के क्षेत्र हो गए हैं, अनेक विषय हो गए हैं। अगला पॉइंट है इसमें लिखित एवं डिजिटल संसाधन। पुस्तकें, डिजिटल सामग्री और ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, जिससे सूचना तथा व्यापक पहुंच होती है। इसमें कहा गया है कि जो वर्तमान शिक्षा में है उसमें लिखित भी होती है, डिजिटल भी होती है और अनेक प्रकार की सामग्री हमारे पास उपलब्ध है। ऑनलाइन संसाधन आज इतने हो गए हैं कि कहीं भी कोई भी बालक किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यदि हम लोग देखें तो प्राचीन काल में जो शिक्षा का साधन होता था वो सीमित होते थे। आज के समय में हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक संसाधन हैं। आज हम लोग कहीं पे भी बैठ के शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं ऑनलाइन के ही माध्यम से। जैसे कि अब ऑनलाइन हमारी क्लासेस हो जाती हैं, यूट्यूब वगैरह आ गए हैं, जिससे हमारी शिक्षा और ईजी हो गई है। आगे हम लोग बात करते हैं चौथे पॉइंट पर, सामूहिक शिक्षण। एक शिक्षक कई छात्रों को एक साथ पढ़ाते हैं और छात्रों के बीच सामूहिक गतिविधियां और समूह चर्चा को प्रोत्साहित किया जाता है। अब देखा जाए तो प्राचीन काल में क्या होता था, एक शिक्षक को एक शिक्षा प्रकार की विधि सिखाई जाती थी, वो अलग सिखाई जाती थी। अब क्या होता है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है। जैसे कि अब आप लोग हैं, सभी लोग एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ क्रिया करके सीखते हैं। अगला पॉइंट है इसमें समानता और समावेशी शिक्षा। शिक्षा अब सभी के लिए सुलभ है और सभी जाति, वर्ग और लिंग के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। पहले क्या था कि कुछ विशेष वर्ग के लोगों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन आज वर्तमान काल में देखा जाए तो वो सभी को, ये तो एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स हो गया है कि शिक्षा प्राप्त करना। वो किसी भी जाति का हो, वर्ग का हो, कोई भी लिंग हो, उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वो उसे शिक्षा से कोई वंचित नहीं कर सकता है।
अगला पॉइंट देखा जाए प्रौद्योगिकी का उपयोग। कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट क्लासरूम और लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग होता है जिसमें शिक्षा अधिक इंटरेक्टिव और सुलभ हो गई है। इसमें कहा गया है कि आज के समय में प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग हम लोग शिक्षा में कर रहे हैं जिससे हमें शिक्षा प्राप्त करना और आसान और मनोरंजक हो गया है। जैसे कि अनेक प्रकार की चीज़ें आ गई हैं कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के द्वारा स्मार्ट क्लासेस आ गए हैं, स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं। हम कभी भी किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की पिक्चर्स दिखा करके या आकृति दिखा करके उसे आसानी से सिखा सकते हैं। अगला पॉइंट 7वां है इसमें व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा। आधुनिक शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम और कौशल विकास पर भी जोर दिया गया है जो रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करता है। इसमें इस चीज़ के विषय में बात कही गई है कि जो प्राचीन काल में था वो एक विशेष व्यवसाय के लिए शिक्षा दी जाती थी, लेकिन वर्तमान काल में देखा जाए तो प्रत्येक छात्र को कहीं ना कहीं ये इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि वह उस कौशल के आगे को लेकर के अपने रोजगार प्राप्त कर सके। अब हमने प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक देख लिया है कि किस प्रकार परिवर्तन रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि एक समावेशी शिक्षक के पास कौन कौन से कौशल होने चाहिए, ये कि टीचर के पास कौन से स्किल्स होने चाहिए। तो पहले पॉइंट है इसमें कि लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल। किसी भी भाषा को प्रभावी रूप से समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने की क्षमता को संदर्भित करते हैं। इसमें शामिल हैं शब्दावली, व्याकरण, उच्चारण, भाषा संस्कृति की समझ। कथन का आशय यह है कि एक टीचर के अंदर भाषा को लेकर के उसको बोलने का ढंग, लिखने का ढंग की क्षमता, उसमें स्किल्स होनी चाहिए, उसमें पर्याप्त शब्दावली होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी टीचर है वो किसी भी बच्चा यदि उसको बोल रहा है तो उसको समझ सके, उसकी लैंग्वेज में उसे समझा सके। अगला पॉइंट आता है संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। शिक्षक के लिए सशक्त कम्युनिकेशन स्किल्स उन्हें अपने छात्रों के साथ संवाद करने, समझने और सहयोग करने में मदद करते हैं। ये कौशल उन्हें शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, छात्रों को समर्थन करने और संवाद के माध्यम से उनके विकास में मदद करते हैं। कहने का आशय ये है कि टीचर की एक महत्वपूर्ण स्किल्स होती है कि वो बच्चे के साथ कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से कर सके। यदि वो बच्चे के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा तो वो कहीं ना कहीं अपने शिक्षण कौशल में सही तरीके से निपुण नहीं हो पाएगा। जैसे कि HI बच्चे होते हैं, अगर जो कोई टीचर उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है तो क्या वो टीचर अपना जो लर्निंग है या टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव बना सकता है? नहीं बना सकता है। इसीलिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट है कि शिक्षक आत्मविश्वास, टीचर्स कॉन्फिडेंस स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस। शिक्षक की प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आत्मविश्वास शिक्षक न केवल अपनी सामग्री को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं बल्कि छात्रों को भी प्रेरित और संलग्न कर सकते हैं। जहाँ कुछ प्रमुख कौशल रणनीतियाँ होती हैं। उपयुक्त कथन में कहा गया है कि टीचर के सेल्फ कॉन्फिडेंस एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। कहीं भी आप पढ़ाने जाते हैं या कहीं पर भी आप अपना स्पीच देते हैं उसमें आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक शिक्षक के लिए भी आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा, टीचर के पास कितना भी नॉलेज हो वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अगला पॉइंट है शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल। छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षण कौशल और दृष्टिकोणों की आवश्यकता होती है ताकि छात्रों को इन कहानियों के महत्व और उन्हीं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और उनके नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों को समझने में मदद मिल सके। आशय यह है कि एक टीचर के पास जो टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए वो बेहतरीन होनी चाहिए, या कंटेंट डिलीवर करने की जो तकनीकी होनी चाहिए वो बेहतरीन होनी चाहिए। जैसे कि उनको अपना कंटेंट कहानी के माध्यम से जोड़ लेना या बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ लेना या अमूर्त चीज़ें दिखा करके उसे एक कंटेंट को जो है, जो अपना कंटेंट हो उसे इस तरीके से डिलीवर करें कि बच्चे को आसानी से समझ में आए। उसके लिए वो अनेक प्रकार की तकनीकी का उपयोग कर सकता है, विधियों का उपयोग कर सकता है। वो चाहे आगमन विधि हो, निगमन विधि हो, प्रश्नोत्तर विधि हो, व्याख्यान विधि हो, उस प्रकार का वह चयन स्वयं कर सकता है।
और उसमें अडेप्टेबिलिटी स्किल्स, अनुकूलन होना चाहिए। उसमें अगला पॉइंट है अनुकूलन क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों, परिवर्तन और चुनौतियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली को समायोजित करने की क्षमता। यह कौशल जीवन के कई क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में। अब इसमें कहा गया है अनुकूलन क्षमता, अडेप्टेबिलिटी स्किल्स होनी चाहिए। देखिए, समावेशी शिक्षा में एक टीचर के पास यह स्किल्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि यदि उसमें चीज़ों को परिवर्तन करने की क्षमता नहीं होगी, वो चाहे पाठ्यक्रम को लेकर के हो, टेक्निक को लेकर के हो, विधियों को लेकर के हो। जैसे कि मान लीजिए ब्लाइंड बच्चे होते हैं, उसमें उनको ब्रेल में, कुछ लोगों को ब्रेल नहीं आती है, तो उनको क्या कहा जाता है कि रिकॉर्ड करने के लिए वो क्या किया जाता है, उनको अनुकूलन कर दिया है। छात्र की क्षमता, योग्यता के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार उनके चाहे पाठ्यक्रम में हो, शिक्षण विधियों में हो या तकनीकी में हो, परिवर्तन कर देते हैं। तो ये स्किल्स एक समावेशी शिक्षक के लिए होना महत्वपूर्ण होती है। समान दृष्टिकोण, अगला पॉइंट है समावेशी शिक्षा में टीचर के लिए समान दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें छात्रों की भूमिकाओं को समझने और समर्थन करने में मदद करता है। अर्थात दिव्यांग एवं गैर दिव्यांग छात्रों को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए, जो एक टीचर के लिए महत्वपूर्ण कौशल होता है। देखिए, कोई भी टीचर हो, वो अपने बालकों को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, वो चाहे दिव्यांग हो या गैर दिव्यांग हो। जब तक हम लोग समान दृष्टि से समान सुविधाएं या समान लर्निंग मटेरियल उन्हें नहीं देते हैं, तो हम लोग कैसे इंक्लूजन को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि हम लोग पक्षपात करेंगे तो इससे इंक्लूजन संभव नहीं है। अगले स्किल्स के लिए हम लोग देखते हैं विशेष शिक्षा का प्रशिक्षण। शिक्षकों को सिखाने की क्षमताओं का मूल्यांकन करने और उनके सुनिश्चित न्यायसंगत सीखने का माहौल प्रदान करने के लिए कौशलों से लैस करता है। विशेष शिक्षा शिक्षकों को विविध आवश्यकताओं वाले छात्रों का समर्थन करने के लिए समावेशी प्रथाओं, कानूनी आवश्यकताओं और रणनीतियों के बारे में जानकारी देता है। उपयुक्त कथन का आशय यह है कि देखिए, किसी भी समावेशी शिक्षक के लिए विशेष शिक्षा पाना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में हमें विशेष बालकों को भी ध्यान में देख करके शिक्षा प्रदान करनी होती है। यदि उससे स्पेशल एजुकेशन की नॉलेज नहीं होगी तो वो कैसे अपने शिक्षण विधि को इफेक्टिव बना सकता है। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, आईपी। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम विकलांग छात्रों के लिए विशिष्ट लक्ष्य, सुविधाएं और सेवाओं की रूपरेखा तैयार करता है। आईपी को विकसित करने और उसे लागू करने के तरीके के बारे में बेहतर समझ हासिल करने से आप छात्रों की ताकत और कम ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से आकलन कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे आईपी उद्देश्य के साथ निकटता से जुड़े हों। अब इसमें आशय यह है कि एक समावेशी शिक्षक के लिए आईपी डेवलप करना उसे आना चाहिए, जिससे वो छात्रों की यह जान सके कि उसकी क्या ज़रूरत है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, जिससे वो उसके अनुसार शिक्षा उसे दे सकें। अब हम लोग देखते हैं ये सारी चीज़ें शिक्षक के हम लोगों ने देख लिया कि उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल में शिक्षक में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, शिक्षा प्रणाली में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, टीचर्स में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें ला करके अब हम लोग देखते हैं कि क्या परिवर्तन आया है। तो परिवर्तन किसे कहते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो परिवर्तन का अर्थ है रूपांतरण, बदलाव, रूप, भेदभाव आदि। जो वस्तु जैसी है उसके आकार या स्वरूप में बदलाव ही परिवर्तन कहलाता है। छात्रों के परिवर्तन की परिभाषा है कि वस्तु चाहे वह भौतिक हो अथवा अभौतिक हो, समय के साथ भिन्नता उत्पन्न होना। विभिन्नता वस्तु के बाहर व स्वरूप में हो सकती है अथवा उसके अंततः संगठन, बनावट या गुण में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह सर्वकालीन एवं सर्वव्यापी है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए शिक्षा की प्रक्रिया में बदलाव परिवर्तन है। उदाहरण के लिए ऋतुओं का बदलना, बर्फ का पिघलना, मोमबत्ती का जलना। इसको यदि हम लोग एक शब्द में समझें कि परिवर्तन क्या होता है, तो जो अपने पहले के रूप में हो और वह चीज़ बदल जाए, उसे हम परिवर्तन कहते हैं। जैसे
कि यदि कोई चीज़ है, एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे हम लोग रख देते हैं तो वो कहीं न कहीं परिवर्तन हो गया, इसे ही हम लोग परिवर्तन कहते हैं। अब देखते हैं कि परिवर्तन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे सामाजिक परिवर्तन। अब इन परिवर्तनों को हम लोग एक टीचर के रूप में देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें परिवर्तन हो सकती हैं। जैसे सामाजिक परिवर्तन, कि यह परिवर्तन समाज की संरचना, परंपराओं, मान्यताओं और व्यवहारों में होते हैं। यह परिवर्तन नए विचारों, आंदोलन, तकनीकी प्रगति और सामाजिक आंदोलन के कारण हो सकते हैं। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक परिवर्तन। यह सांस्कृतिक परिवर्तन संस्कृति, कला, संगीत, साहित्य, भाषा और जीवन शैली में होते हैं। ग्लोबलाइजेशन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और मीडिया का प्रभाव सांस्कृतिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है। कहीं ना कहीं टीचर जो होता है वो समाज का आईना होता है, समाज में परिवर्तन लाता है। उसी प्रकार संस्कृति में भी प्रत्येक टीचर अपनी संस्कृति को लेकर के सचेत रहता है, वो बालकों को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं आर्थिक परिवर्तन। यह परिवर्तन अर्थव्यवस्था के ढांचे के उत्पादन, वितरण और उपभोक्ता में होता है। आर्थिक सुधार, नई आर्थिक रणनीतियाँ और ग्लोबल व्यापार आर्थिक परिवर्तन का हिस्सा हो सकते हैं। देखिए अध्यापक जो होता है प्रत्येक क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करता है। तो जो इकोनॉमिकल चेंज हैं उसमें भी टीचर की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि किस प्रकार के परिवर्तन हमारे लिए सही हैं, किस प्रकार के परिवर्तन हमारे लिए गलत हैं। अगला देखते हैं राजनीतिक परिवर्तन। यह परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन नीतियों, शासन और वर्ग सरकार की संरचना में होते हैं। राजनीतिक आंदोलन लोकतंत्र की स्थापना और शासन के तरीकों में परिवर्तन करके उदाहरण हो सकते हैं। अब इसमें कहा जाता है कि जो राजनीतिक परिवर्तन होते हैं उसमें भी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षक ही लोगों को शिक्षा प्रदान करता है जो आगे चल कर के संविधान में परिवर्तन हो या किसी चीज़ को या स्टेट को या राज्य को प्रेजेंट करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शैक्षिक परिवर्तन, अगला पॉइंट है शैक्षिक परिवर्तन। यह परिवर्तन शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम और शिक्षण संस्थाओं में होती है। नई शैक्षिक नीतियाँ, तकनीकियाँ और नवाचार और शिक्षा में सुधार के प्रयास शैक्षिक परिवर्तन कहलाते हैं। देखिए शिक्षा से संबंधित तो शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता ही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र को लेकर के हो। पाठ्यक्रम, मूल्यांकन आदि प्रकार में शिक्षक अपने बच्चे की क्षमता, आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। धार्मिक परिवर्तन अगला पॉइंट है। इसमें कहा गया है कि यह परिवर्तन धार्मिक मान्यताओं, प्रथाओं और संगठनों में होती है। धार्मिक सुधार आंदोलन, नई धार्मिक विचारधाराओं का उदय हुआ है और धर्मनिरपेक्ष की ओर सुझाव धार्मिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए शिक्षक प्राचीन काल में तो धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन वर्तमान काल में यह है कि शिक्षक जो होता है वो धार्मिक मान्यताओं को, प्रथाओं को तो मानता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो छात्र को यह प्रेरित करता है कि धर्मनिरपेक्ष बनो, मतलब किसी भी धर्म की बुराई मत करो, अपने धर्म को मानो लेकिन किसी अन्य धर्म की बुराई मत करो। इन सभी कथनों को हम लोग ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि इन सभी परिवर्तनों का उद्देश्य समाज को अधिक समृद्ध, न्याय संगत और प्रगतिशील बनाना है। प्रत्येक परिवर्तन एक दूसरे से जुड़ा होता है। अक्सर एक क्षेत्र में परिवर्तन अन्य क्षेत्रों में प्रभावित करता है। कहने का आशय यह है कि वो कोई भी परिवर्तन हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, शैक्षणिक हो, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, समाज को परिवर्तन के रूप में आते रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि समावेशी शिक्षा परिवर्तन के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, कि एक शिक्षक जो होता है कि समावेशी कक्षा में कैसे परिवर्तन लाता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है जो एक समावेशी शिक्षक की विविध कक्षा में निभाता है, वह है अपने छात्रों को सही ढंग से पहचानना। शिक्षक अपने विशेष छात्रों को सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारिक, शारीरिक और शैक्षणिक व्यक्तियों की पहचान करते हैं। वे छात्रों की आवश्यकताओं के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए उनके माता पिता, अभिभावकों से परामर्श प्रदान, सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारिक, शारीरिक और शैक्षणिक शक्तियों की पहचान करते हैं। वे छात्रों की आवश्यकताओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके माता पिता और अभिभावकों से परामर्श करते हैं। शिक्षक इन जानकारी के आधार पर व्यक्तिगत शिक्षा योजना और उचित आवास बनाते हैं। आशय यह है, इसमें कहा गया है कि देखिए एक स्पेशल एजुकेटर के लिए
या एक समावेशी शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो बालक को अपने कैसे पहचान करता है, कैसे उसका असेसमेंट करता है। उसी के आधार पर ही तो वह उसके करिकुलम को या शैक्षणिक गतिविधियों को निर्धारित करता है। उसके लिए उसके माता पिता से भी वो सहायता ले सकता है, क्योंकि माता पिता ही होते हैं एक जो छात्र को सबसे अधिक जानते हैं। तो शिक्षक को माता पिता से संबंध या उससे जानकारी लेना, उनसे जानकारी प्राप्त करना और उसके आधार पर करिकुलम का डेवलपमेंट करना अति आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए यदि हम लोग देखें कि एक दृष्टिबाधित छात्र को बड़े प्रिंट में पाठ्यक्रम सामग्री की आवश्यकता होती है। किसी अन्य छात्रों को कक्षा में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता के आधार पर अधिमान्य बैठाने की आवश्यकता हो सकती है। इसी प्रकार शिक्षक छात्रों को बिना अभिभूति महसूस किए सीखने के लिए विभिन्न स्तरों पर कक्षा सहायता प्रदान करता है। जैसे कि एक दृष्टिबाधित छात्र होता है, उन्हें प्रिंटिंग में देता है। जैसे अब HI छात्र होते हैं, उन्हें साइन लैंग्वेज में देता है। तो कहीं ना कहीं जो छात्र होता है आकलन कर करके उनके छात्र की आवश्यकता के अनुसार ही शिक्षण प्रदान करता है। आगे हम लोग देखते हैं समावेशी शिक्षा अथवा समावेशन शिक्षा पृथक्करण अथवा अलगाव को विपरीत शब्द है, जिसका अर्थ होता है बाहर रखना, मना करना या निष्कासन करना। समावेशी शिक्षा में सबको साथ लेकर सम्मिलित करते हुए उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बालकों को बौद्धिक, संवेगात्मक एवं सृजनात्मक विकास के अतिरिक्त पारस्परिक सीखने सिखाने तथा अभियोजना का एक अनूठा प्रयास है, जो कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। समावेशी शिक्षण में अध्यापक के लिए समन्वय व उचित तालमेल, दैनिक स्कूल के छात्रों में एवं विशिष्ट बालकों में तालमेल का होना अध्यापक की पहली प्रमुखता है। समावेशी कक्षा में छात्रों की प्रगति अध्यापक को अधिकतर भूमिका उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर संबोधन करना पड़ता है। समावेशी कक्षा में अध्यापक को सभी छात्रों का जोरदार स्वागत करना होता है। उपयुक्त कथन का आशय यह है कि समावेशी और समावेशन दो अलग अलग शब्द हैं। समावेशन शब्द का आशय जो होता है वो होता है कि अलगाव या अलग कर देना। वहीं समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि सबको एक साथ लेकर के चलना, एक साथ उसकी आवश्यकता, उसकी क्षमता, उसकी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उसे शिक्षा प्रदान करते हैं। यही समावेशी शिक्षा कहलाता है, क्योंकि इसमें सभी बच्चों को हम लोग एक साथ लेकर के चलते हैं, उसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो गैर दिव्यांग हो या अन्य पिछड़े व्यक्ति हों या किसी ऐसे समाज के हों जो काफ़ी पिछड़ा हो या सामान्य वर्ग के लोग हों, सभी को एक साथ में लेकर के चलते हैं। अब देखते हैं कि एक शिक्षक जो होता है, एक शिक्षक के तौर पर कैसे वो हमारे समावेशी शिक्षा में परिवर्तन लाता है। तो हम लोग देखते हैं कि विविध शिक्षण विधियों को अपनाना, सभी छात्रों के सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं। गति को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियाँ अपनाई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए दृष्टि, श्रवण और गतिविधि आधारित शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। अब इसमें ये कहा गया है कि एक टीचर कैसे परिवर्तन लाता है। जैसे विशेष बच्चे जो होते हैं, जैसे ब्लाइंड बच्चे होते हैं, तो उनको जो होता है दृश्य सामग्री की जगह पे उन्हें स्पर्श सामग्री ज़्यादा देनी चाहिए, और उसी जगह पे जो HI बच्चे होते हैं उन्हें दृश्य सामग्री देना चाहिए, जिससे वो अपना जो लर्निंग है वो आसानी से कर सकें। तो टीचर क्या कर रहा है यहाँ पे, इस प्रकार की शिक्षा में परिवर्तन कर रहा है या इस प्रकार शिक्षा में परिवर्तन ला रहा है कि एक विशेष शिक्षक को एक विशेष बच्चे को किस प्रकार की आवश्यकता है, क्या उसे चाहिए, किस प्रकार उसे शिक्षा देनी है, वो आसानी से परिवर्तन ला रहा है। अब इसमें अगला पॉइंट है व्यक्तिगत ध्यान देना। प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पहचानना और उसके अनुसार सहायता, उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराना। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि एक समावेशी शिक्षक में यह इस प्रकार परिवर्तन लाता है, जैसे कि उससे व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं या व्यक्तिगत उसका असेसमेंट करते हैं। कोई बच्चा है, यदि क्लास में उसका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, वो सही से जवाब नहीं दे रहा है, तो उसका वो लोग क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। उसके समस्या का समाधान करने के लिए उसका ये पता करते हैं कि छात्र को समस्या कहाँ पे हो रही है।
उसका पता करने के बाद उसको शिक्षा प्रदान करते हैं, जो एक स्पेशल एजुकेटर के लिए या समावेशी शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। थर्ड पॉइंट है सकारात्मक वातावरण बनाना। एक ऐसा कक्षा वातावरण तैयार करना जिसमें सभी छात्रों को स्वागत हो और उन्हें सुरक्षित और सहमर्थ महसूस हो, उन्हें प्रोत्साहित करना और उनके प्रयासों को सराहना करना। अब यहाँ पे सकारात्मक वातावरण का आशय यह है कि केवल मात्र कक्षा में ही इतनी स्वतंत्रता या अच्छा माहौल बनाने से नहीं है, मतलब कि हमारे विद्यालय परिसर या छात्र की पहुँच से लेकर के वो एक्सेसिबिलिटी सभी प्रकार का ऐसा हमें वातावरण बनाना है। जैसे हमारे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा में देखा जाता है कि चाहे वो गैर दिव्यांग हो या दिव्यांग छात्र हो, अपने मन से अपने या किसी की मदद के बगैर वो स्वतः ही प्रत्येक एक स्थान पर या कहीं पर भी जा कर के अपना काम करवा सकता है या शिक्षा प्राप्त कर सकता है। किसी भी रूम में या क्लासरूम में वो आसानी से जा सकता है। तो इस प्रकार का हमें वातावरण बनाना चाहिए एक शिक्षक के लिए। जब इस प्रकार का शिक्षक वातावरण बनाता है तो निश्चित ही परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है सहपाठियों के बीच सहयोग। छात्रों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करना, समूह गतिविधि और सहकारी शिक्षण विधियां अपनाना जिसमें सभी छात्रों को सीखने और सिखाने का मौका मिलता है। अब इसमें कहा गया है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। जो समावेशी शिक्षक होता है या जो शिक्षक होता है वो कैसे परिवर्तन लाता है, तो वो कोलैबोरेटिव लर्निंग कराता है। जैसे कि अभी हम लोग सभी लोग क्या कर रहे हैं कि एक एक टॉपिक ले करके आपस में डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं। तो ये सर क्यों करवा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं ये सर की एक स्किल्स है या हम लोगों के बीच में परिवर्तन लाना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ सीख सकें। अगला पॉइंट पाँचवा है लचीलापन। शिक्षण और मूल्यांकन में लचीलापन रखना। उदाहरण के लिए असाइनमेंट और परीक्षा के लिए विभिन्न प्रारूपों और समय सीमा प्रदान करना। देखिए, एक समावेशी शिक्षक के लिए यह जो होता है एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्किल्स होती है या परिवर्तन लाता है। जैसे कि कोई हम लोगों को अब यहीं पे हैं असाइनमेंट्स वगैरह हम लोगों को अधिकतर ये देखने को मिलता है कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं उन्हें लिखने में समस्या होती है, तो वो अपना जो असाइनमेंट होता है वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में दे देते हैं या साइन लैंग्वेज में दे देते हैं HI बच्चे। या ऐसा होता है कि जैसे कि अब ये होता है कि VI बच्चों को इसमें परीक्षा के क्षेत्र में अतिरिक्त समय दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो अपने मन से नहीं लिख पाते हैं, उनके लिए राइटर की सुविधा होती है, तो उसको लिखवाने के लिए उसमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा समय लगता है। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन कर देते हैं। अगला पॉइंट है छठा, संसाधनों का उपयोग। कक्षा में विभिन्न संसाधनों का उपयोग करना, जैसे कि चित्र, वीडियो मॉडल और अन्य दृश्य श्रवण सामग्री जो छात्रों की समझ को बढ़ावा देता है। देखिए, हमें ऐसे संसाधन का उपयोग करना चाहिए या जो स्पेशल एजुकेटर होता है या एक जो समावेशी टीचर होता है वो ऐसे ऐसे संसाधन का उपयोग करता है जिससे हमारा सीखने में आसानी होती है। जैसे कि कभी कभी हम लोगों को देखते हैं, विजय सर उस दिन थे तो क्या था, डिजिटल शिक्षा में दिखा रहे थे कि उस बोर्ड में दिखा रहे थे कि हाँ कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं थीसिस लिखने की, या किस प्रकार हम थीसिस लिखते हैं। या हम लोग भी पढ़ाने जाते हैं तो बालकों को देखते हैं, कोई भी पढ़ाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करते हैं या मॉडल्स ले जाते हैं या श्रवण या दृश्य सामग्री ले जाते हैं, जिससे बच्चों को सीखने की जो गति है वो और आसानी से बढ़ सके। इसीलिए शिक्षक भी ऐसे होते हैं जो अच्छे शिक्षक या समावेशी शिक्षक होते हैं, वो ऐसे संसाधनों का उपयोग अपनी शिक्षा प्रणाली में करते हैं। अगला पॉइंट है अनुकूली तकनीकी। विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए अनुकूलन तकनीकी और उपकरणों का उपयोग करना। उदाहरण के लिए दृष्टिहीन छात्रों के लिए ब्रेल पुस्तकें और सुनने के में कठिनाई वाले छात्रों के लिए ऑडियो सामग्री। अब यहाँ पे कहा गया कि हमें अनुकूलन करना आना चाहिए या एडॉप्टेशन करना आना चाहिए। जैसे कि इसमें विशेष शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, जैसे हम लोग सामान्य बच्चों के लिए तो बुक दे देते हैं, अब यही होना चाहिए उसे हमको अनुकूलन करने के लिए उन्हें विशेष बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें पुस्तक हमें देनी चाहिए। जैसे कि हमें जो पुस्तक रिटर्न फॉर्म में है उसे हम लोग क्या करें, उसे ब्रेल पे प्रिंट करा करके ब्रेल बुक में हम उन्हें दे सकते हैं।
या HI बच्चों के लिए उसे हम रिकॉर्ड साइन लैंग्वेज में रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अगला पॉइंट है संवेदनशीलता और जागरूकता। अध्यापकों को विभिन्न विकलांगताओं और विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील और जागरूक होना चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षण एवं निरंतर सीखना आवश्यक है। यह एक महत्वपूर्ण कथन है या कौशल है जो छात्र या टीचर अपना उपयोग करता है, क्योंकि हमारे कक्षा में जो समावेशी शिक्षा होती है वो कहीं ना कहीं अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं और वो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। यदि हम अपने शब्दावली या अपने टीचिंग मेथड में ऐसा करते हैं जो छात्रों को ठेस पहुंचाता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो सही तरीके से नहीं हो पाती हैं। लेकिन इसमें टीचर्स क्या करते हैं, जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो इस प्रकार के बच्चों के संवेदनाओं के साथ रखते हैं कि जिससे बच्चे यह महसूस करते हैं कि हाँ, ये टीचर हमें समझ रहे हैं, ये हमारी आवश्यकताओं को जान रहे हैं, ये हमारा मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, या हमें दया नहीं दिखा रहे हैं। इस प्रकार क्या करते हैं जो टीचर होते हैं उनके जीवन में परिवर्तन लाते हैं। अगला पॉइंट है परिवार और समुदाय की भागीदारी। छात्रों के परिवार और समुदाय को शिक्षा प्रक्रिया में शामिल करना, उनकी राय और समर्थन का उपयोग करना आवश्यक है। अब इसमें कहा गया है जो टीचर्स होते हैं वो परिवर्तन कैसे लाते हैं, तो परिवर्तन के लिए वो लोग कहीं ना कहीं उनके अभिभावक के साथ भी जुड़ते हैं, क्योंकि छात्रों को उनके माता पिता के अलावा और अधिक कोई नहीं जानता है। तो उनसे वो चीज़ लोग बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके उनको आगे की योजना, पाठ्य योजना तैयार करते हैं। अगला पॉइंट है 10वां पॉइंट, जिसमें लिखा है नियमित फीडबैक। छात्रों को नियमित फीडबैक लेना और उनके आधार पर उनकी शिक्षण विधियों में सुधार लाना आवश्यक होता है। अब जो अच्छे टीचर्स या समावेशी शिक्षा के जो अध्यापक होते हैं वो यही कार्य करते हैं कि जिसमें छात्रों को प्रत्येक मंथ डे कहीं पर भी हम ले सकते हैं उनका फीडबैक लेते हैं और उसके यह देखते हैं कि बच्चे ने क्या प्रोग्रेस किया। उनके अभिभावकों के साथ डिस्कस करते हैं या जो अन्य लोग होते हैं जो उन्हें टीचिंग देते हैं या सुविधाएं देते हैं उनके साथ डिस्कस करके बच्चे के विकास के लिए, परिवर्तन लाने के लिए आगे प्रोत्साहित होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए बाधाएं। अब हमने देखा है कि शिक्षक के कैसे कैसे परिवर्तन लाता है। अब हम लोग देखते हैं कि समावेशी शिक्षा में क्या क्या बाधाएं होती हैं एक टीचर्स के लिए। तो इसमें देखते हैं पहला पॉइंट है प्रशिक्षण और ज्ञान की कमी। कई अध्यापक विशेष शिक्षा की आवश्यकताओं और समावेशन शिक्षा के सिद्धांतों पर पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं होते हैं। यह एक बेसिक हम लोगों में देखने को समस्याएं मिलती हैं कि अधिकांश टीचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये चीज़ें विशेष शिक्षा क्या है या किस प्रकार शिक्षण हमें प्रदान करना है वो नॉलेज ही नहीं होती है। अधिकांश लोग क्या करते हैं डिस्टेंस से कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट से डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उन्हें प्रशिक्षण या उस समय में उस क्षेत्र के संबंध में ज्ञान नहीं होता है, जो कहीं ना कहीं एक टीचर के लिए बाधा उत्पन्न करता है अपने कार्य को लेकर के। अगला पॉइंट है संसाधनों की कमी। शिक्षक को अक्सर पर्याप्त संसाधन जैसे विशेष शिक्षण सामग्री और सहायक तकनीकें उपलब्ध नहीं होती हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बाधा है कि हमें संसाधन नहीं मिल पाते हैं। अनेक ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ब्रेल्स बुकें नहीं मिल पाती हैं या इंटरप्रेटर्स नहीं मिल पाते हैं या डिजिटल क्लासरूम या बोर्ड्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं समय की कमी। अध्यापकों को सभी छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय की कमी होती है, जिसमें वे समावेशी शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाते हैं। समावेशी शिक्षा में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि प्रत्येक छात्र अलग होता है, उसकी आवश्यकताएं अलग होती हैं। सभी के लिए अलग अलग चीज़ें तैयार करना, उनके लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, कहीं ना कहीं समय की इसमें कमी होती है, जिससे जो हमारी लर्निंग है जो टीचर्स के लिए एक बाधा उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है 4 पॉइंट है अनुभव की कमी। समावेशी शिक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चों के साथ काम करने का अनुभव कम होता है, जिसमें वे प्रत्येक छात्रों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं। अब इसमें देखा गया है कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि उन्हें पढ़ाने का अनुभव कम होता है या जो पढ़ाने की तकनीकी होती है उन्हें
उतना प्रभावी नहीं होती है, जो कहीं न कहीं एक टीचर्स के लिए समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है या अपने कार्य को सुलभ बनाने में कठिनाई उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट है समन्वय की कमी। विभिन्न विशेषकारों और सहपाठियों के साथ समन्वय स्थापित करने में कठिनाई होती है, जो समावेशी शिक्षा में महत्वपूर्ण होती है। देखिए, अनेक ऐसे टीचर्स होते हैं जो समावेशी शिक्षा में कम्युनिकेशन को लेकर के, संवाद को लेकर के बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। अब हम ही लोगों में हैं, यदि कोई एचआई बच्चा आ जाता है तो एचआई बच्चे को कम्युनिकेशन करने के लिए काफ़ी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कहीं न कहीं समावेशी शिक्षा के लिए एक बाधा है। अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट है दृष्टिकोण और दृष्टि की कमी। कुछ शिक्षक समावेशी शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं या उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, जिससे उनकी प्रतिबद्धता में कमी आ जाती है। अनेक प्रकार के ऐसे भी टीचर्स हैं जो अपने प्राचीन काल की शिक्षा को लेकर के ही या प्राचीन रूपरेखा के अनुसार ही शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। उनका कहना है कि ये लोग क्या शिक्षा प्रदान करेंगे, हम सबके अनुसार शिक्षा नहीं प्रदान कर सकते हैं, हम प्रत्येक छात्र को लेकर के नहीं। वो मतलब कि अपने रूढ़िवादिता को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जो एक समावेशी शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है। अब हम लोग निष्कर्ष को, यदि हम इस सारी चीज़ों को लेकर के देखें तो निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में शिक्षक का निष्कर्ष इस बात पर केंद्रित होता है कि शिक्षक केवल ज्ञान का संप्रेषण करता नहीं है, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक बदलाव का उत्प्रेरक भी है। शिक्षक छात्रों में महत्वपूर्ण सोच, नैतिकता और समाज सेवा की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक अपने शिक्षण के माध्यम से छात्रों में न केवल अकादमिक उत्कृष्ट बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित विकास को प्रोत्साहित करते हैं। वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए छात्रों को प्रेरित करते हैं और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए तैयार करते हैं। जो भी हमने अभी तक पढ़ा या जो भी इस कथन में कहा गया, उसमें कहीं ना कहीं यही चीज़ें निकल के आती हैं कि जो शिक्षक होता है वो छात्र को प्रत्येक क्षेत्र में तैयार करता है, समाज के लिए एक ऐसा व्यक्ति प्रदान करता है जो समाज को उन्नति ले जाए, आगे को बढ़ाए, आगे समाज की सेवा करे। इस प्रकार के छात्रों को तैयार करता है, जिसमें शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और राष्ट्र के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश को प्रदान करना जो शिक्षक प्रदान करता है, यह शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जिसका रेफरेंस मैंने लिया है एजुकेशन 4.0 टीचर्स। अगला पॉइंट है जिसमें मैंने शोध गंगोत्री से कुछ पॉइंट लिए हैं, और अगला पॉइंट इसमें मैंने एक यूट्यूब चैनल है सर की सैनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, उससे मैंने ये कंटेंट उठाया है। तो दोस्तों, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।